हमारे मोटिवेशन के लिए आपका रेवेन्यू मतलब कितना है, आपका अर्निंग कितना होता है ब्लॉगिंग से? द लास्ट रिपोर्ट जब मैंने पब्लिश की थी उसमें करीब $50,000 थे। $50,000। सो सर ये ओनली एडसेंस का था या ओवरऑल सबका सारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड? ये सारे प्लेटफॉर्म से और सारे ब्लॉग का मिला के रिवेन्यू था। सारे जैसे 7 और 8 ब्लॉग आपने बताया जैसे। बिल्कुल। क्या बात है सर। हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, सर को जानते हैं सब लोग। हमारे साथ है आज हर्ष अग्रवाल सर, जिन्हें ब्लॉगिंग का भगवान कहा जाता है, जैसे कि सबको पता है। एंड मतलब जिनको सर से बात करने के लिए, सर से पूछने के लिए हर कोई सोचता है कि हमें सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आज वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आपका आज बहुत सारे मिथ दूर होने वाले ब्लॉगिंग को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो सर प्लीज़ छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार हमारे ऑडियंस को। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं shoutmeloud.com चलाता हूँ। shoutmeloud.com मैंने 2008 में स्टार्ट की थी और अब 12 साल हो गए, 13 साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए। जब मैंने स्टार्ट की थी तब ब्लॉगिंग एक प्रोफेशन नहीं होता था और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। जब मुझे लगा कि ब्लॉगिंग से भी आप अपना करियर बना सकते हैं। उसी टाइम मेरा मिशन लाइफ का बन गया था कि मैं लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बताऊंगा, उनको सिखाऊंगा कि ब्लॉगिंग से वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। और पिछले 13 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल फोरम पे स्पीकिंग भी करता हूँ। मैंने कुछ बुक भी ऑथर की हुई है और पर्सनल लाइफ में मैं बहुत एडवेंचरर हूँ और प्रीटी मच दैट्स इट। कि आप सारे ब्लॉगर्स के इंस्पिरेशनल हो गए, आपको देखकर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ब्लॉगिंग का क्या करियर है? मतलब कितना वो आगे बढ़ सकता है, क्या करियर दिख रहा है आपको ब्लॉगिंग का? राइट। सो ब्लॉगिंग हैज ऑलरेडी बिकम मेन स्ट्रीम। पहले एक टाइम था जब लोग बोलते थे ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है, ब्लॉगिंग में हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते, बट अब ये तो सबको पता है कि ब्लॉगिंग का एक करियर बन चुका है। अब वो टाइम आ गया जबकि आप थोड़ा सा आपको और इनफैक्ट क्राउडेड हो गए जहाँ पे आपको और चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप सही में पैशनेट है और सही में आपको इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, तो ब्लॉगिंग का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। ओके। सो सर आपकी जर्नी क्या रही ब्लॉगिंग की? कैसे आपने स्टार्ट करा ब्लॉगिंग के अंदर? आपने कैसे सोचा कि अब मुझे ब्लॉगिंग करनी है? थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो 2008 की बात है, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और जैसे हम लोग क्रिकेट इंटरेस्ट होता है क्रिकेट खेलने का, मुझे ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट चढ़ा कि अपनी जो भी मुझे आता है मैं उसके बारे में लिखना स्टार्ट करूं। और मैं उस टाइम एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था और साथ में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और टेक ब्लॉग था और काफ़ी अच्छा चल रहा था ब्लॉग। लोगों के कमेंट आ रहे थे तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे बहुत हेल्पफुल कंटेंट लिखा है, तो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता था। नाउ कुछ 2 महीने बाद मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग गूगल एडसेंस भी कुछ है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ है और इससे मेरे पैसे भी बनते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अल्टीमेट चीज़ है। लाइक अगर बाकी लोगों को पता चले कि वो अपने पैशन को फॉलो करके पैसे भी बना सकते हैं तो उससे तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइक हमें 9 to 6 की जॉब नहीं करनी पड़ेगी, वी कैन बिकम आवर ओन बॉस। और उसके बाद मैंने फिर जो शाउट मी लाउड था, जो पहले टेक ब्लॉग था, वो एक ब्लॉग अबाउट ब्लॉगर्स बन गया। और जो भी मुझे ब्लॉगिंग जर्नी में जितना भी मैंने सीखा है सब कुछ मैंने शाउट मी लाउड पे लिखना स्टार्ट कर दिया। वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। ओके। सो सर आप मतलब जैसा कि कहा जाता है कि ब्लॉगिंग के भगवान आप हैं, और मतलब सारे जितने भी अभी ब्लॉगर्स हैं आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे सीखते हैं। तो मतलब आपने ये सब कैसे करा? कुछ आपने कुछ प्रॉब्लम फेस करी होगी अपनी लाइफ में जब आपने स्टार्ट करा होगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है उस टाइम आपकी लाइफ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से है थी कि कोई बताने वाला नहीं था कि आपको इस रास्ते पे चलना है। नहीं तो आज ज्यादातर करियर ऑप्शन में होता है कोई ना कोई होता है जो आपको बता दे कि इस रास्ते पे चलते चलो और आपको सक्सेस मिल जाएगा, या इस रास्ते पे चलते चलो आगे ये डेस्टिनेशन आएगा, फिर ये डेस्टिनेशन आएगा। बट ब्लॉगिंग, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि सब कुछ खुद से पता करना, खुद से आगे बढ़ना। वो काफी चैलेंजिंग रहा था, बट उसमें सबसे ज्यादा मजा भी आया और आज भी उसी चीज का सबसे ज्यादा मजा है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर अभी के टाइम में तो यूट्यूब है, बहुत सी चीज़ें जहाँ से हम सीख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटर हैं। बट आपने कैसे सीखी थी उस टाइम? मतलब इतना सब कुछ सीखना कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? तो काफी कुछ तो पढ़ के सीखा और काफी कुछ खुद से प्रैक्टिस करके सीखा, काफी गलतियां की। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ब्लॉग थीम। मैंने कम से कम महीनों वेस्ट कर दिए ब्लॉग थीम को सेटअप करने में कि थीम ब्लॉग का थीम ऐसा हो, एड ऐसे दिखनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है जो जो जिसमें मैं जिसके लिए मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, वो मुझे चीज किसी और बंदे से सेटअप करानी चाहिए। और जो मैंने करवाना स्टार्ट किया, तो मेरे करियर में मैं बहुत आगे बढ़ने लग गया ना। ये सब चीजें जब आप अपने रास्ते पे चलते हो, खुद से गलतियां करते हो, तभी सीख पाते हो। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते रहे तो आपका कौन-सा ब्लॉग या फर्स्ट ब्लॉग आपका बहुत अच्छा चला गया था, बहुत अच्छा चलने लगा था, रैंक करने लगा था? या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे बहुत से ब्लॉगर हैं कहते हैं कि फर्स्ट ब्लॉग उनका रैंक नहीं करा, नहीं चला, सेकंड, थर्ड करके फिर उनका रैंक हुआ। तो आपके साथ भी ये हुआ था कि फर्स्ट ब्लॉग नहीं चला, फिर आगे दूसरे ब्लॉग चले? नहीं, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट ब्लॉग काफी अच्छा चला और मैंने एसईओ सीखना स्टार्ट किया। मुझे समझ में आ गया कि ब्लॉग में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका कंटेंट, और आपकी कंटेंट की हुँ, विजिबिलिटी उन लोगों के लिए जिनको उनकी जरूरत है। और उस वहां तक पहुंचने के लिए आपके आपके पास मीडियम है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल में आप रैंक कर रहे हो तो उन लोगों को आपको आपका ब्लॉग मिल रहा है। तो मैंने एसईओ बहुत जल्दी से सीखना स्टार्ट कर दिया। नाउ एक दो फेजेस आए थे जब गूगल के एल्गोरिदम अपडेट आए, जैसे गूगल पैंडा आया 2011 और 12 में, और मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक 50% डाउन हो गया। वो काफी हुँ, डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा था। बट फिर अगेन, जब भी लाइफ में ऐसे कुछ आते हैं, गूगल को मुझसे कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, या गूगल को शाउट मी आउट से कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं कि उसने कहा कि भाई ये ब्लॉग अच्छा नहीं है, इसको नीचे करो। पक्का ब्लॉग में कुछ ना कुछ कमियां रही थी, और कुछ कमियां थी कि ब्लॉग के कंटेंट उस टाइम हम लोग 300-400 वर्ड्स के लिखते थे। गूगल का फैक्टर चेंज हो रहा था, सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर। तो जब मुझे हुँ, समझ में आया कि ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो मतलब अब तो भाई कुछ करने के टाइम आ गया है। अपने स्लीव फोल्ड करो और काम पे लग जाओ। हुँ। और उसके बाद फिर ब्लॉग पे काफी काम किया, एसईओ इम्प्रूव किया, और ब्लॉग का ट्रैफिक वापस फिर से आ गया। बिल्कुल। तो सर आपका मतलब फर्स्ट ब्लॉक पे कितने टाइम बाद अर्निंग हुई थी? जैसा ऐसा होता है, बहुत से लोग बोलते हैं आपको 1 साल काम करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बट क्या था आपका कि कितने टाइम बाद आपकी अर्निंग हुई? तो करीब 2 महीने बाद मैं एक फोरम में था, और वहां पे मैं किसी की मदद कर रहा था। उस बंदे ने मुझे सबसे पहले $10 या $15 दिए थे, पेपैल के थ्रू। वो मेरी सबसे पहली अर्निंग थी। बट जो मेजर वाह! अर्निंग स्टार्ट हुई थी एफिलिएट मार्केटिंग से, वो 2 महीने बाद स्टार्ट हो गई थी। गूगल एडसेंस से 3 महीने में स्टार्ट होने लग गए थे पैसे आने। सो ये था 2008 की कहानी। सुपर्ब! सो सर उस टाइम आप अपने जॉब और ब्लॉग कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि अभी कोई जैसे अभी मैं भी हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बट मैं पूरा टाइम देने के बाद भी वो इतना अच्छा रैंक नहीं कर पाता है। बट जैसा आपने बताया 3 मंथ्स के अंदर आपकी गूगल एडसेंस से अर्निंग होने लग गई थी, तो कैसे आपने मैनेज करा सब? जॉब भी, ब्लॉगिंग भी? सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि भाई आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट, कि मतलब मेरे लिए वो टाइम, ब्लॉगिंग कोई काम नहीं था, ब्लॉगिंग एक फन था। जैसे आप हुँ, मोबाइल यूज करना एक फन है, वैसे मेरे लिए ब्लॉगिंग एक फन है। और मैं जब जॉब करके आता था, मेरी नाइट की जॉब होती थी कॉल सेंटर पे, और मैं वहां से जब वापस आता था, उसके बाद मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, फिर सोता था, फिर उठता था, फिर ब्लॉगिंग करता था। तो मतलब जब भी टाइम मिला तब ब्लॉगिंग किया, और इस तरह वो मैनेज होता चला गया। इनफैक्ट जब मुझे पढ़ना होता था, तो मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस करीब करीब 1-1.5 घंटे का होता था। तो मैं क्या करता था, मैं प्रिंट आउट ले लेता था जो भी मटेरियल मुझे पढ़ना होता था, और मैं कैब में पढ़ता हुआ जाता था। तो उससे मेरे टाइम, जो भी कम टाइम भी होता था, बस वो टाइम की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्या बात है। सो सर अभी तक के मतलब अभी जैसे 2020 है, तो आपके कितने ब्लॉग्स हैं अभी तक के? मेरे कल के दिन पे कितने ब्लॉग्स हैं? मेरे अभी करीब 7 या 8 ब्लॉग चल रहे हैं। शाउट मिल आउट पे करीब 2,500 से ज्यादा कंटेंट लिखे हुए हैं, और बहुत ओह सारे वाओ! और 3-4 नीश ब्लॉग है। सुपर्ब! सो सर आपका मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो ब्लॉगिंग के सोर्स में कहाँ आपका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है।
सो सर अभी जैसे कोई न्यू ब्लॉगर है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या क्या मेन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे न्यू ब्लॉगर से जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको बताइए आप। बिल्कुल। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इज़ द टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप एक ऐसा टॉपिक पसंद करना चाहेंगे जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप मोनेटाइज कर सकें, हम्म, जिसकी लोगों को ज़रूरत हो, जिस पे ट्रैफिक तो आए। अगर आप ऐसे टॉपिक पे लिख रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, बिल्कुल लोग सर्च नहीं कर रहे, तो आपने ब्लॉग तो बहुत अच्छा बना दिया है, बट ट्रैफिक ही नहीं आएगा। फिर आप ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगी, प्रोत्साहन नहीं मिलेगी तो आप ब्लॉगिंग करना बंद कर दोगे। सो ये 3-4 फैक्टर है जिन पे आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। और स्टार्टिंग में अगर आपने टॉपिक गलत चूज किया, जो कि बहुत बार पॉसिबल है, जो स्टार्टिंग में पहला ब्लॉग लोग बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता, और ये आपने पहले भी कहा था जो कि बिल्कुल सच है। तो इसी तरह अगर पहला हम्म, ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं भी हो तो भी इट्स कम्प्लीटली ओके। सेकेंड ब्लॉग, थर्ड ब्लॉग अपने अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे बनाने का, और उससे देखो, उससे पक्का सक्सेस मिलता ही है, धीरे स्लोली स्टेडली बट सक्सेस मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है, अभी जैसे मेरा भी ब्लॉग है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि हिंदी ब्लॉग का क्या है अभी, आज अभी के टाइम में जो 2021 में हिंदी ब्लॉग्स भी करेंगे रैंक या नहीं करेंगे, जैसे कि गूगल अपने मतलब अभी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो आपके अनुसार क्या है कि हिंदी ब्लॉग चलेगा या नहीं चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। मेरी भी एक हिंदी ब्लॉग है, शाउट में हिंदी के नाम से। तो हिंदी ब्लॉग का ट्रैफिक ओके। ट्रैफिक तो बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज और जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो ऑनलाइन आते जा रहे हैं, और एडवर्टाइजर्स भी, नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स की भी इंक्रीमेंट हो रही है। सो विच इज ऑल्सो गुड ब्लॉगर्स के लिए, कि भाई एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, जब तक ऐड नहीं आएगा तब तक पैसे कैसे बनाएंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका ग्रोथ हो रहा है, और इसकी ग्रोथ होती रहेगी। सो प्रोजेक्शन अच्छे हैं। अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट इंग्लिश और हिंदी में कंपैरिजन करेंगे तब एक अलग फैक्टर निकल के आता है। अदरवाइज हिंदी ब्लॉग का फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर अच्छा है बिल्कुल। बट सर जैसे मेरा हिंदी ब्लॉग है, मैं कंटेंट भी लिख रही हूँ, बहुत अच्छा है और मेरी नीश से रिलेटेड ही है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, बट उस पर ट्रैफिक नहीं आता है। तो ऐसा बहुत से लोगों का भी क्वेश्चन है कि वो लिख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। सो ट्रैफिक नहीं, आप कुछ भी लिख रहे हो, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? गूगल से। आपको सबसे पहली चीज हम्म, जो करनी चाहिए वो कीवर्ड रिसर्च, कि भाई वो कौन सा कीवर्ड है जिस भी टॉपिक पे आपने लिखा। मान लो आपने लिखा मोटिवेशनल, अपने आप को हम्म, प्रोत्साहन कैसे करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे हम्म, करें। तो हम्म, लोगों को सर्च करने का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। और आप एक एक जो इंडियन इंडियन बंदा है और एक जो यूएस का बंदा है, वो दोनों अलग तरीके से सर्च करेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड रिसर्च यूज करें। कीवर्ड रिसर्च से आपको पता चलेगा कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। उसके बाद उस कीवर्ड को लेके आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करें, ताकि गूगल समझ पाए कि आपका ये आर्टिकल इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। और फिर आपको उस आर्टिकल को ट्रैक करना चाहिए कि वो आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिगर आउट करो कि क्यों नहीं आ रहा है, मैंने क्या मिस किया है, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या मुझे और कंटेंट की लेंथ बढ़ानी है, क्या मुझे बैकलिंक यूज कर लेना है, क्या मुझे सोशल मीडिया प्रमोशन करना है। तो ये 3-4 फैक्टर और बाद में आते हैं, ऑफ पेज फैक्टर, जिसको जिसको आप इंक्लूड करके अपने आर्टिकल्स को रैंक इंक्रीज कर सकते हो। बट द फर्स्ट पॉइंट इज सर द मेन कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च मेन सबसे अच्छा कीवर्ड रिसर्च है, मतलब किसी भी ब्लॉग को अगर रैंक कराना है तो मेन रोल कीवर्ड रिसर्च का ही होगा बेसिकली। कीवर्ड रिसर्च स्टार्टिंग प्रोसेस है, पहला स्टेप है। आपको पता तो होना ओके। चाहिए कि आपका आर्टिकल किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए। आपने एक बहुत हम्म, अच्छा आर्टिकल सोचा है, बट आपने टाइटल लिख दिया है मोटिवेशन, दैट्स मोटिवेशन। हम्म, वो रीडर्स को कुछ भी नहीं दे रहा, वो गूगल को भी कुछ नहीं दे रहा, कि ये समझ भी नहीं आ रहा कि आर्टिकल किस बारे में है। बट अगर आप पूरा लिखते हम्म, हो, 21 मोटिवेशनल टिप्स फॉर यंगस्टर एज एन एग्जांपल, हम्म, जो कि एक यंगस्टर हम्म, सर्च करेगा, तो हो सकता है आपके आर्टिकल पहले आर्टिकल के बनिस्पत वो रैंक करने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके। सो सर जब एक बार ब्लॉग रैंक करने लग जाता है, ट्रैफिक आ रहा है, तो कौन कौन से सोर्स है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं? ओके, बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो उसके बाद तो आपके लिए लाइफ बहुत, मतलब बिल्कुल सिंपल हो जाती है। तो सबसे इजी वन हम्म, है गूगल एडसेंस।
उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है बट आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, लाइक अमेजोन हो गया या फिर कमीशन हम्म, जंक्शन हो गए। वहां से आपने प्रोडक्ट पिक किए, लोगों को बताया कि एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, लोगों ने जब परचेज किया आपको उसका एक कमीशन मिलेगा, चाहे वो कमीशन 4% हो सकता है, 20% हो सकता है, 40% हो सकता है। उसके बाद आप खुद के प्रोडक्ट बना सकते हो, अपना ई बुक, अपने बुक्स लॉन्च कर सकते हो। आजकल जो बहुत ज़्यादा चला हुआ है ऑनलाइन कोर्सेज आप अपने बना सकते हो। हम्म, अ, अपनी मर्चेंडाइज बना सकते हो। अगर आप एक बहुत अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका ब्रांड फैलता जा रहा है, तो आप अपने ब्रांड के नाम की मर्चेंडाइजिंग बना दो। जो लोगों को बहुत पता नहीं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो एक प्लेटफॉर्म है teespring.com। teespring.com यूज करके आप अपने फ्री में अपने टी शर्ट्स और मग्स और ये सब डिजाइन कर सकते हो, और वो आपके वाह, यूट्यूब वीडियोस के नीचे दिखेगा। तो जो अगर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वॉच कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। सो सर, हाँ, अभी के टाइम में जैसे ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग, क्योंकि जो अभी का टाइम है तो वीडियो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, वीडियो ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि ब्लॉगर मतलब ब्लॉगिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो ये डिपेंड करता है किस नीश पे है और किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं और करना चाहते हैं। व्लॉगिंग इज डेफिनेटली ग्रो तो कर रहा है और ग्रो करेगा भी, वीडियो कंटेंट की डिमांड बढ़ती जाएगी, बट आपको ये देखना है कि आप हम्म, कंटेंट किस टाइप का कंज्यूम क्रिएट कर रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग एंड वीडियो ब्लॉगिंग इज डेफिनेटली द बेस्ट। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं, इट्स ऑल्सो हेल्पफुल। बट अ कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट लीथल इन माय ओपिनियन। ओके ओके सर, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन करना चाहिए, इससे पर्सनल ब्रांडिंग भी बन जाएगी। बिल्कुल। आप वीडियो भी बना रहे हो, आप आर्टिकल भी लिख रहे हो, मतलब कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो। सोचने वाली बात ये है कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसको आप वीडियो बना के भी लोगों को हम्म, मजा नहीं आएगा, जो आप धीरे धीरे पढ़ के कंज्यूम करना चाहते हैं। वैसे ही कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे आप फूड रेसिपी, वो आप क्या कहते हैं, लोग वीडियो देखना चाहते हैं। तो डिपेंड हम्म, करता है कि आप किस टाइप के कंटेंट, किस टाइप की नीश में हो और कौन सा कंटेंट चले बढ़िया रहेगा उसके लिए। ठीक है। सो सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे अभी मेरी मोटिवेशनल नीश है, तो उसमें एफिलिएट से मैं कैसे अर्निंग कर सकती हूँ? ई बुक के अलावा, ई बुक के थ्रू आप अमेजोन की ई बुक प्रमोट कर सकते हो, बुक के रिव्यू लिख सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि पावर ऑफ हैबिट्स एक बुक है, 21 लॉज ऑफ आई मीन 48 लॉज ऑफ पावर एक बुक है, इन बुक्स को पढ़ो, इस बुक के जो भी सारांश है वो आप शेयर करो, और और उसके बाद वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। ओके। सो हाँ, जैसे सर अभी बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो जब काम करते थे तो अभी जब उनका ब्लॉग रैंक नहीं करता है तो वो डीमोटिवेट होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप अपने टाइम पे डीमोटिवेट हुए, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो आपने मतलब आपने भी सोचा कि मैं क्यूट कर लूँ? एक बार जब गूगल पांडा आया था, गूगल का एक एल्गोरिदम अपडेट आया था और रातों रात हमारी हम्म, ट्रैफिक 50-60% डाउन हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फेज था सबके लिए, बिकॉज किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ कि कल तक आपके ब्लॉग में बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है और अचानक से आधा से ज्यादा ट्रैफिक गायब हो गया। तो ये वाला सिचुएशन आता है, बट अगेन जब ये सिचुएशन आए तो हमेशा सोचने की बात ये है कि यार, आप किसी के आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, या कोई आपको आप कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, आपको वो बात नहीं पता जो बाकियों को पता है जिनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो वो जो चीज़ है वो आपको पता करना है, और वो पता करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि पढ़ने का, और जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे, उतना आपको आंसर मिलते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में इग्नोरेंस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। आपने बस रिसर्च करना है बिल्कुल और आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब ये एक क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया कि जैसे जैसे अभी गूगल अपडेट्स होते जा रहे हैं, मतलब नए नए एल्गोरिथम आते जा रहे हैं, वो अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, बहुत सी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो आपने जैसा बताया, रिसर्च करते रहो, लर्न करते रहो, अपने आप ब्लॉग पे काम करो, जरूर रैंक करेगा डेफिनेटली सर। बिल्कुल। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी केस स्टडी पब्लिश करते हैं कि हमने ये फाइंड किया है कि इस बार की, जैसे जो अभी लेटेस्ट गूगल एल्गोरिदम अपडेट आई है जो हम्म, दिसंबर में, हाँ, उस जिनकी वेबसाइट स्पीड अच्छी है उनकी वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट मिला है, जिनकी वेबसाइट की स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस खराब है उनको डिमोट कर दिया गया है।
तो आप जब ये केस स्टडीज पढ़ते हो तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। ओके, सो केस स्टडी भी पढ़ती रहनी चाहिए ताकि और आइडियाज़ मिलते रहे कि कैसे अपने ब्लॉग को रैंक कराना है। बिल्कुल। ओके सर। सो सर अभी के टाइम में मतलब 2021 के लिए कोई 3 ऐसी नीश जिस पे कोई भी ब्लॉगर जो काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके। देखो मैं निश तो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगेन ये पैशन वाली बात हो जाती है। हम्म, जो मैं फैक्टर बोलूंगा कि अपनी पैरामीटर दो तीन देखने का कि एक आप में कितना पैशन है। सेकंड कि वो नीश आप मोनेटाइज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, लाइक क्रिकेट एक बहुत अच्छा नीश है, ओके। बट उसको मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है। सो उसमें ट्रैफिक भी बहुत आएगा, आपको आपका इंटरेस्ट भी है, बट अगर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते तो वो निश में आप करियर नहीं बना सकते। सो अपनी निश को जब सेलेक्ट करें तो ये पैरामीटर से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ओके ओके। सो सर हमारे सबके ऑडियंस और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका रेवेन्यू मतलब कितना है, आपका अर्निंग कितना होता है ब्लॉगिंग से। द लास्ट रिपोर्ट जब मैंने पब्लिश की थी उसमें करीब $50,000 थे। $50,000। सो सर ये ओनली एडसेंस का था या ओवरऑल सबका सारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। ये सारे प्लेटफॉर्म से और सारे ब्लॉग का मिला के रिवेन्यू था। सारे जैसे 7 और 8 ब्लॉग आपने बताया जैसे। बिल्कुल। क्या बात है सर। तो इसी कारण से मतलब बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी मुझे सर 1 साल हो गया ब्लॉगिंग मतलब करते हुए, सीख रही हूँ अभी, बट अभी तक कुछ अर्निंग नहीं हुआ है। बट जैसे कि आपसे मैं अभी बात कर रही हूँ, आपने वो इतनी टिप्स बताई है तो उसके अनुसार मुझे भी ये लगता है कि अब ब्लॉग रैंक करेगा। सो सर मेजर क्या रूल रहता है कि हमें रेगुलर ये काम करते रहना चाहिए तभी हमारा ब्लॉग रैंक करता है। यस, जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर दिन मेहनत करते रहो। दो चीजों का ध्यान रखो, सिर्फ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी हर दिन पढ़ने का और हर दिन उसको इम्प्लीमेंट करने का, हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का, और उससे ब्लॉग अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है सर। सो सर एसईओ करना जरूरी होता है क्या हर किसी के ब्लॉग में, मतलब ये इनको प्रॉब्लम आती है आफ्टर सम टाइम उनको पता पड़ता है कि एसईओ भी कोई चीज़ है जिसको करने से ब्लॉग रैंक करता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है हर किसी ब्लॉगर को। मोस्टली जितने मैक्सिमम ब्लॉग हैं वो एसईओ का बेनिफिट तो उनको लेना चाहिए, बिकॉज सोचने वाली बात है कि लोग आपके ब्लॉग को ढूंढेंगे कैसे। वो तो गूगल में जाएंगे तब आपका ब्लॉग मिलेगा, या फिर अगर आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हो तब इनको मिलेगा। सोशल मीडिया में लोग सर्च नहीं कर रहे होते, लाइक गूगल पे जैसे सर्च कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। सो वैसे ही जैसे अगर आप एसईओ का जो पॉइंट फंडा ये है कि आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो उसमें बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़े से चेंजेस करना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और गूगल क्या देखना चाहता है। बस ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ऐड करते हो तो आपका एसईओ ऑलरेडी बेटर होता जाता है, एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। और वो थोड़े इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के बाद ही आपका ब्लॉग में इतना ट्रैफिक आ जाता है दैट आपको लगता है कि हाँ अब मैंने ब्लॉग ने कुछ अचीव कर लिया। तो एसईओ बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं एसईओ रॉकेट साइंस है, एसईओ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एसईओ इनफैक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करो, 5 से 7 दिन में आपको एसईओ समझ में आ जाएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आपको सीधा बेनिफिट दिखने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत से लोगों को एसईओ बहुत टफ लगता है, इवन मुझे भी टफ लगता है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें पढ़ने का। तो ऑन पेज एसईओ तो बहुत से लोग जानते हैं, बट ऑफ पेज एसईओ में सर मेन क्या, जैसे बैकलिंक्स होती है, बट बैकलिंक्स भी कौन सी हमें बैकलिंक्स बनानी चाहिए, मतलब बहुत सारे टाइप्स की बैकलिंक्स होती है, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लोग कि हमें कौन सी बैकलिंक्स बनानी चाहिए कौन सी नहीं। तो थोड़ा उस पर आप क्लियरफाई कीजिए। तो कुछ बैकलिंक, जो सबसे सिंपल बैकलिंक है जो आप बना सकते हो कि अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उससे आपने लिंक कर लिया अपनी वेब प्रॉपर्टी को। दूसरे जो होता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो बैकलिंक मिल रहा है वो किस टाइप की वेबसाइट से मिल रहा है। क्या वो अगर आपकी फूड ब्लॉग है, या आपके केस में जैसा अगर आपका मोटिवेशनल ब्लॉग है तो दूसरी जो ब्लॉग है और तीसरी जो ब्लॉग है वो भी मोटिवेशनल ब्लॉग के बारे में है या वो फूड ब्लॉग के बारे में है। तो रिलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक फैक्टर होता है डोमेन रैंकिंग, कि आपका डोमेन का जो रैंक है
जो दूसरे ब्लॉग से आपको बैकलिंक मिल रहा है उसका डोमेन रैंक आपके ब्लॉग से अच्छा होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा सिग्नल होता है। तो टेक्निकल एसईओ भी मेन पार्ट अदा करता है ब्लॉगिंग में, या जरूरी है टेक्निकल एसईओ पे प्रॉपर ध्यान देना? सो एसईओ ना 200 से ज़्यादा छोटे छोटे रैंकिंग फैक्टर होते हैं। अब पूरे के पूरे 200 रैंकिंग फैक्टर कोई भी शायद अकेला उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। बट अगर आप हर चीज़ें, जैसे अभी हमने डिस्कस की, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक, साइट स्पीड, इन सारे फैक्टर को आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाओगे तो ओवरऑल आपका ओवरऑल एसईओ इम्प्रूव होता जाएगा। तो टेक्निकल एसईओ इम्पॉर्टेंट है, यस, और जो बिग वेबसाइट है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिग वेबसाइट, ओके ओके, श्योर सर, थैंक यू। और एक क्वेश्चन और था सर, अभी के जैसे टाइम में लोग ब्लॉग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बट जैसे कि आपने बताया रैंकिंग, मैंने पूछा रैंकिंग नहीं होती है, आपने बताया कंटेंट लिखो, रेगुलर एसईओ करो, उसके बाद भी अगर रैंक नहीं करता है तो उन्हें रिसर्च करना चाहिए। तो मेन कहाँ से रिसर्च करें, मतलब क्या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा रहेगा अभी लोगों के लिए? आपका तो है ही, आपके ब्लॉग पर सब कुछ लिखा है, मैंने खुद ने पढ़ा था, बट उसके अलावा भी क्या वीडियो, कौन सा कंटेंट उन्हें देखना चाहिए? सो एक है ब्रायन टीन, बैकलिंको.com, उसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। moz.com है, moz.com में आपको काफ़ी सारे डिटेल गाइड मिल जाएंगे कि कैसे रैंक करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर चल रहे हैं। ठीक है, ये दो रिसोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके सर। और सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसे मतलब वेबसाइट्स या जहाँ से हम एफिलिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मतलब प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो थोड़ा सा हमें बताइए आप। एक तो आपके इंडिया में है वी कमीशन, ओके, इंटरनेशनल में आपके पास है impact.com, shareasale.com, commissionjunction.com, another one is awin, awin.com, जो आपके यूरोप और यूएस ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है। सो एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे पास भी आया था सर, कि सर से ये पूछना कि फॉरेन में अगर हमें अपना ब्लॉग रैंक कराना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? सो दो तीन फैक्टर मैटर करता है। एक तो पहले कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है और आप इंग्लिश कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हो, इंडियन इंग्लिश लिख रहे हो, यूएस इंग्लिश लिख रहे हो, यूके इंग्लिश लिख रहे हो, वो भी थोड़ा मैटर करता है। उसके बाद आपकी सर्वर की लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप यूएस को सर्व करना चाहते हो तो इट्स गुड कि आपका सर्वर जो है वो भी यूएस में हो। तीसरा कि आपकी जो वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं। अगर आपकी यूएस की वेबसाइट है और बाकी .com से आपको बैकलिंक मिल रहा है, अच्छी बात है, बट आपकी वेबसाइट यूएस को टारगेट करती है बट सारे बैकलिंक .in विच इज फॉर इंडिया वेबसाइट उससे मिल रही है, विच इज नॉट अ ग्रेट सिग्नल। तो ये 3-4 फैक्टर होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं। ओके सर। सो ब्लॉगिंग के लिए जैसे हमने अभी कीवर्ड्स के लिए पूछ लिया, एसईओ पूछ लिया, एफिलिएट मार्केटिंग पूछ ली, सर इसके अलावा भी कुछ मेन रोल अदा करता है ब्लॉगिंग के लिए, कुछ रह गया हो अभी? कंसिस्टेंसी हाँ ऑफ बिल्कुल। लर्निंग, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिसिंग। इस आप आपसे हो सकता है आपसे स्मार्ट बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे कम स्मार्ट वाले लोग भी बहुत सारे हो, बट एक चीज जो आपके पास है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आपकी मेहनत। और मेहनत आप जितना हर दिन आप स्ट्रगल कर रहे हो, जितना कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, बट रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। और वो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि नो मैटर व्हाट, कितना कभी भी निराश हो, कभी भी लगे कि अरे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बस ये देखो कि मैं मेहनत कितना कर रहा हूँ। और कभी कभी अपनी मेहनत करने के तरीके को भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि मैं अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो जो मैं मेहनत करने का तरीका है कहीं वो गलत तो नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके देखूं कि शायद मुझे सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाए। सो सर अभी भी ब्लॉगिंग में काम करके लोग मिलियनेयर बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। ओके सर। सर प्रोसेस यही रहेगा, मेहनत करते रहो, मतलब जीत जरूर हासिल होगी। उससे पहले नीश नीश बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप मोटिवेशन नीश की बात करो तो आपको देखना है कि मोटिवेशन नीश में कितने लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो वो कैसे हो चुके हैं। तो एक फंडा होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सो बेसिकली कॉम्पिटिटर वो हो गए जो आपकी वेबसाइट की तरह और वेबसाइट है, आपने उनको एनालाइज किया कि वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ला रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं,
उनके खुद के क्या क्या प्रोडक्ट है, तो आप वहां से स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसके बाद देखते हो कि मैं उनमें से कौन कौन सी चीजें अपने ब्लॉग में ऐड कर सकता हूँ, और उसके बाद आप उसको आगे लेके जाते हो। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, बट उससे पहले अगर आप डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अभी तक हमने ये सब बातें करी कि क्या क्या करना चाहिए, बट कुछ सर ऐसे मेन पॉइंट जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो नहीं करना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। उसके अलावा सर ब्लॉगिंग में बहुत सी चीज़ होती है जिन्हें मतलब ध्यान, अगर आप ध्यान नहीं रखते तो कुछ गलत रैंकिंग हो सकती है। आप जैसे गलत बैकलिंक बना ली या स्पैम बैकलिंक बना ली, बिल्कुल, तो बहुत कुछ। आपने आंसर दे हाँ। दिया। जैसे स्पैमिंग नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट की ओर नहीं जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल मतलब ग्रोथ हैक करो, शॉर्टकट मत ढूंढो। ग्रोथ हैक का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है आप उससे उसको कैसे बढ़ा सकते हो, एक छोटा सा ट्विक करके। शॉर्टकट होता है कि भाई मैं बहुत सारी बैकलिंक बिल्ड कर लेता हूँ, कहीं से भी मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। उसके कारण प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी वेबसाइट कभी रैंक ही नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको नोटिस वो ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर इतना सारा आपने बताया, बट फिर भी सर मुझे ये चीज़ अभी भी जाननी है कि जैसा कि आप खुद भी कहते हैं कि ब्लॉगिंग मतलब आपके लिए बनी है, ब्लॉगिंग आपके लिए बनी, तो ये तरी मतलब कैसे हुआ ये सब पॉसिबल? आपने कितना स्ट्रगल करा, इसके पीछे क्या क्या मतलब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपको रोका होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स वाले भी बोलते होंगे ये जरूरी नहीं इसमें काम मत कर, या क्या क्या चीज़ें थी जो चीज़ आपने फेस करी अपने लाइफ में? मेरी लाइफ में 2-3 चैलेंजेस आए थे जो मेजर आए थे। एक तो डिसीजन टाइम जब आया था, जब मुझे डिसीजन लेना था कि मैं एक्सेंचर ज्वाइन करूं, जिस कंपनी में मैं हम्म। प्लेसमेंट था। मैं एक इंजीनियर हूं बाय एजुकेशन, और या फिर मैं ब्लॉगिंग करता रहूं। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था कि मुझे डिसाइड करना पड़ा था कि मैं क्या करूं, बिकॉज कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम। जिनसे मैं पूछ रहा था, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप जाओ जॉब करो, जॉब में फ्यूचर अच्छा है, करियर सब कुछ फिक्स्ड है वहाँ पे। बट मेरा मन मान रहा था कि भाई मैं ब्लॉगिंग करूं, बिकॉज उसमें मेरा दिल लग चुका था। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, केशव नाम था। केशव को मैंने फ़ोन किया, केशव क्या करना चाहिए? केशव ने कहा, यार हर्ष, लोग सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं इस सपने के साथ कि किसी दिन वो खुद का काम कर सके। तुम अपना खुद का काम ऑलरेडी कर रहे हो और तुम्हें सक्सेस भी मिल रही है, तो तुम वापस जॉब क्यों करना चाहते हो? और उसका जो आंसर था वो इतना रिजोनेट किया कि मुझे लगा कि यही तो मैं सोच रहा था, और ये मुझे आंसर सुनना भी था। और उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा। बट सर आपको ये कहाँ से पता लगा कि नहीं मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है, या ये आइडिया कहाँ से आया ब्लॉगिंग करने का? मतलब अधिकतर लोग ये सर्च करते हैं जब इंटरनेट पे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, सो ब्लॉगिंग वहाँ उनको पता पड़ता है कि ब्लॉगिंग भी कोई चीज़ है। तो आपको कैसे पता पड़ा कि ब्लॉगिंग भी कुछ चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो? राइट, राइट। सो ना मैं रिसर्च बहुत करता था। मेरी आदत थी, मैं टेक के बारे में बहुत पढ़ता था, और मैं बहुत बहुत ऐसी चीज़ें रिसर्च करके लाता था जो शायद इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। तो मुझे उनको डॉक्यूमेंट करना था कहीं पे। तो मुझे पता चला कि ब्लॉग स्पॉट करके एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसपे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें पब्लिश कर सकते हो और लोग भी उसको पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट है, और मैंने उनको एक जगह बस डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि पैसे बनाने हैं, या मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे पैसे बनाने भी है। मुझे सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन पैसे बनते हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं था। बट उसके बाद लोगों के कमेंट आने लग गए कि यार ये तो बहुत हेल्पफुल है, और थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस। तो उसके बाद बस आगे चलता गया। आगे आगे बढ़ा तो पता चला कि अरे पैसे भी बनते हैं। आगे बढ़ा तो पता चला नाम भी बनता है। आगे बढ़ा चला तो पता चला कि आई मीन सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो बस आगे बढ़ता गया उसके बाद। तो सर आपको क्या लगता है कि उस टाइम ब्लॉगिंग करना इजी था या अभी ब्लॉगिंग करना इजी है? डेफिनेटली उस टाइम ब्लॉगिंग करना इजी था, बिकॉज कंपटीशन कम था। हम्म। अभी हम्म। अभी कंपटीशन ज़्यादा है, बट सोचने वाली बात अगेन वही मैं बोलूँगा कि नीश, अगर आप ऐसा नीश पकड़ते हो जिसपे कंपटीशन कम है। बहुत सारे ऐसे नीश है, बहुत सारे नए नीश आते रहते हैं, जो नए टॉपिक आते रहते हैं। बिटकॉइन ले लो, क्रिप्टो करेंसी ले लो, ब्लॉकचेन ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, एआर ले लो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं है, जो टॉपिक अभी बिल्कुल नए हैं। आप उन टॉपिक को पकड़ो, उन टॉपिक पे ब्लॉग बनाओ, तो आपको सक्सेस, वैसी सक्सेस मिलेगी जो मुझे 2008-9 वाले टाइम में मिली थी।
और अभी भी मैं जो नए ब्लॉग बनाता हूँ मैं उन्हीं टॉपिक पे बनाता हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, बिकॉज मुझे पता है कि 3 साल के बाद सारी दुनिया उस टॉपिक के बारे में बात कर रही होगी और वो ब्लॉग एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनेगा। ओके सर। सर आपका क्या फॉर्मूला है किसी भी जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट एक मेन फॉर्मूला होता है कि हमें इस प्रोसेस से काम करना है, तो सक्सेस फॉर्मूला आपका क्या है? डिसिप्लिन, एज मच डिसिप्लिन एज पॉसिबल, चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़ने का। लाइक मैं मेरे पूरे वीकली और मंथली और ईयरली प्लान पहले से प्लान होते हैं। 2021 में मुझे क्या क्या करना है वो पहले से ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि जनवरी में फर्स्ट से पहले वो तैयार होना चाहिए। वीक स्टार्ट हो रहा है कि अब मुझे क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, आज पूरे दिन में क्या करना है, वो चीज़ें पहले से ही प्लान होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे टूल और टेक्निक्स होते हैं, बट ये वाली पर्सनल प्रोडक्टिविटी आपको इंश्योर करती है कि आप अपने डायरेक्शन से इधर उधर ना हो और आप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाए। ठीक है सर। सो सर अभी आपका बर्निंग डिजायर क्या है? मेन क्वेश्चन हमारे। अभी मैं एक बॉट है, मैं बॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेडिंग बॉट है, मेरी कल ही टीम से बात हुई थी, मैंने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया है और सभी काफ़ी पैशनेट है अबाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये एक फन प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी शाउट यूनिवर्सिटी है जिस पे मैं अपने यूजर्स के साथ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि उनको सक्सेस मिले। तो अभी हम एक नॉर्थ स्टार डॉक्यूमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ओके सर। सो सर टीम वर्क, हाँ ब्लॉगिंग में टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि जरूरी है टीम वर्क करना, या अकेले भी अगर कोई ब्लॉग पे काम कर रहा है तो वो रैंक करेगा नहीं करेगा, मतलब टीम वर्क से कितना फायदा हो सकता है? 1+1=3, हमेशा ये याद रखने का। सो जितने आपके पास लोग होंगे उतना आपका ब्लॉग जल्दी आगे बढ़ेगा। चाहे आप फुल टाइम लोगों को रखें, चाहे पार्ट टाइम रखें, चाहे फ्रीलांसर रखें, चाहे कंसल्टेंट रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपका भी कोई ऐसा कोर्स है ब्लॉगिंग का जिसे लोग परचेज करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं? बिल्कुल, एक शाउट यूनिवर्सिटी है pro.shoutmeloud.com, जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ सकते एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड है सर? हैं। नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, इन टॉपिक्स पे एक पूरा कवरेज है उस पर। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। सो सर एक क्वेश्चन, हाँ लास्ट हमारी ऑडियंस के लिए कोई आपका मैसेज ऐसा ब्लॉगिंग से लेकर? सो ब्लॉगिंग का फ्यूचर हमेशा दिमाग में आएगा कि ब्लॉगिंग में मैं क्या, ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। तो ब्लॉगिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्लॉगिंग बहुत आगे आ गया है पिछले 12 सालों में और ब्लॉगिंग मेन स्ट्रीम बन चुका है। अब बस अगर आप मेहनत करते जाओ और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते जाओ, दूसरों को देखो, बट देखने के टाइम मोटिवेट हो, डीमोटिवेट मत हो कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है या मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। इनफैक्ट ये सोचो कि वो क्या कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा। अपने थोड़ा ओपन माइंडेड बनो और बस आगे बढ़ते जाओ। सर तो जो ब्लॉगिंग कर रहा है वो रेगुलर अपने आप को इंस्पायर कैसे रख सकता है? जैसे किसी किसी को रिजल्ट नहीं मिलते, 2 मंथ्स काम करा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, बट इंस्पायर कैसे कर सकता है वो खुद को? उसके लिए कि रिजल्ट आप क्या रख रहे हो वो मैटर करता है, और दूसरा है कि भाई आपने अपनी पैशन की चीज़ की है नहीं की है। अब एक किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बट अगर सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है तो वो क्रिकेट खेलना छोड़ेगा नहीं, वो क्रिकेट हर दिन जाएगा और खेलेगा जरूर, बिकॉज उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सिमिलरली ब्लॉगिंग में ये है कि अगर आपने टॉपिक ऐसा पकड़ा हुआ है जिसमें आपको खुद मजा आता है, जिसपे आपको लिखना बोलना, जिसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो आप कभी बोर नहीं होगे। और कभी अगर मोटिवेशन चाहिए तो आजकल तो मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कंटेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्टार्टिंग प्रोसेस एंड मेंटेनिंग अ ब्लॉग। स्टार्टिंग प्रोसेस एंड मेंटेनिंग अ ब्लॉग, सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपना एक ब्लॉग का टॉपिक ढूंढना है कि मेरा ब्लॉग किस बारे में होगा। एक डोमेन खरीदना है और एक वेब होस्टिंग खरीदनी है, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हो, साइट मैप जनरेट करते हो। कुछ वर्डप्रेस प्लगइन है जो आप फर्स्ट डे से इंस्टॉल करते हो, जैसे योस्ट एसईओ प्लगइन, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। कुछ पेजेस बनाते हो, अबाउट पेज बनाते हो, जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने ब्लॉग के बारे में लिखते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा ब्लॉग किस बारे में है, मेरा ब्लॉग क्या करेगा। अपने ब्लॉग के मिशन और विजन के बारे में आप लिखते हो। एक कॉन्टैक्ट पेज बनाते हो जहाँ से आपको आपके जो यूजर्स है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, पॉसिबल एडवर्टाइजर है वो कॉन्टैक्ट कर सके। और उसके बाद एसईओ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
सर अधिकतर ये होता है कि जब हम आर्टिकल लिख लेते हैं, बट जब हम उसका ऑन पेज एसईओ करते हैं तो वो उस आर्टिकल की क्वालिटी बिगड़ जाती है, क्योंकि हमें क्या होता है, जैसे बहुत से प्लगइन होते हैं, योस्ट एसईओ या फिर अदर जितने भी एसईओ के प्लगइन्स हैं, हम उसके हिसाब से काम करते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए जैसे हमें ग्रीन करना होता है तो उस हिसाब से काम करते हैं, तो क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो तब क्या करना चाहिए, कि हमने कंटेंट की जो पहले लिख रखा है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, या जो एसईओ का प्रोसेस है उसके हिसाब से काम करना चाहिए? राइट। तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, मैं कभी योस्ट एसईओ मेरा कभी ग्रीन नहीं होता है, बट मेरे आर्टिकल रैंक कर जाते हैं। बिकॉज आपको टेक्निक समझने का है कि वो चाहते क्या है, कि वो आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ पे हो, कौन कौन से कीवर्ड कहाँ पे हो। तो नेचुरल वे ये होता है कि आप अपने नेचुरली आर्टिकल लिखे, अपने हेडिंग टैग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को प्रॉपर रखना, और उसके बाद जो एसईओ टूल आपको सजेस्ट करता है चेंजेस करने, जो नेचुरली आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो वो करो। अदरवाइज फिर ऐसा मत करो कि वो आर्टिकल पढ़ने लायक ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। कीवर्ड स्टफिंग भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करना होता है, तो उसी आर्टिकल में उसकी क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। ये चीज़ न्यू ब्लॉगर्स को बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जैसा आपने बताया। सर एक क्वेश्चन है, फॉर अ न्यू ब्लॉग विच आर द बेस्ट वेज ऑफ गेनिंग ब्लॉग बैकलिंक्स? एक तो सोशल मीडिया प्रोफाइल बना सकते हो, वेब 2.0 जो प्रोफाइल्स होते हैं जिनको कहते हैं, जैसे आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, इन पे अपने प्रोफाइल बना लिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल, और उस पे अपने वेबसाइट के लिंक दे दिए। कुछ वेबसाइट एनालिटिक टूल्स होते हैं, देयर इज अ टूल कॉल IMT सबमीटर टूल, IMT सबमीटर टूल, आप उसको यूज कर सकते हो, तो थोड़े बहुत बैकलिंक उससे अच्छे क्वालिटी वाले बन जाते हैं। उसके अलावा कमेंटिंग कर सकते हो थोड़े बहुत एक्टिव ब्लॉग में, जहाँ पे काफ़ी एक्टिव ब्लॉग है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, उससे भी और रिलेटेड ब्लॉग पे कमेंट करना है इसमें। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो, विच इज़ द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू बिल्ड बैकलिंक इवन आज भी। सर गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, बाय ईमेल या क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए? बाय ईमेल। जनरली आप अपने ऐसे ब्लॉग को ढूंढते हो जो गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उनको ईमेल लिखते हो, या फिर अगर आप ओनर को जानते हो ट्विटर पे या फेसबुक पे, आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो कि मैं आपके ब्लॉग पे गेस्ट ब्लॉग करना चाहता हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फिर जो भी उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस बता देंगे। तो कंटेंट लिखने के ना 2-3 तरीके होते हैं। जो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले कंटेंट को रिसर्च करता हूँ, कि जैसे किसी भी टॉपिक पे लिखना है, उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करता हूँ। जो रिसर्च करते हुए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं किसी एवरनोट पे या गूगल डॉक पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जब लिखने का टाइम आता है तो मैं पहले एक आउटलाइन बनाता हूँ कि इस टॉपिक को मैं इन आउटलाइन में कवर करूंगा। ये इस टॉपिक को हेडिंग होंगे, ये सब हेडिंग होंगे, ये टॉपिक होंगे, ये मेन टॉपिक होगा, ये सब टॉपिक होगा, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो उससे क्या रहता है, उससे एक रिदम बना रहता है आर्टिकल में, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी मजा आता है, आर्टिकल में भी कुछ मिसिंग नहीं रहता, और आर्टिकल में सब कुछ कवर हो जाता है। ओके सर, अभी कीवर्ड रिसर्च के लिए सब फ्री टूल और पेड टूल कौन सा बेस्ट रहेगा? फ्री टूल मुझे पता नहीं, मैं मोस्टली पेड टूल यूज करता हूँ, मैं SEMrush यूज करता हूँ। सर बट आप स्टार्टिंग में यूज करते होंगे तब? मैं उस टाइम काफी टूल थे एक्चुअली, 2008-9 में ना काफी टूल होते थे, बट मैंने आई थिंक 2011 से SEMrush यूज करता आ रहा हूँ। SEMrush बेस्ट है कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए? SEMrush और Ahrefs। ओके 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 सर। हाँ, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट अथॉरिटी? एक तो रेगुलर पोस्टिंग, एक आपके ब्लॉग शुड बी ऑन वन टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक पे नहीं होना चाहिए, एक टॉपिक पे होना चाहिए। थर्ड, बैकलिंक। फोर्थ, सोशल मीडिया शेयरिंग, लाइक अगर आपका ब्लॉग आप शेयर कर रहे हो और भी लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी अथॉरिटी बढ़ती है। ओके सर, which website you are using to write blogs? I write mostly on WordPress. I do optimization using two tools. One is Fraas.io, and another one is SEMrush. SEMrush का एक फीचर है SEO राइटिंग असिस्टेंट, जो कि बहुत हेल्पफुल है SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई भी आर्टिकल को। ओके सर, जैसे मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चन थे, मिथ थे लोगों के कि कैसे ब्लॉग रैंक करेगा, कैसे नहीं करेगा, आपने वो सब सॉल्व करा है। क्योंकि लोग आपसे जानने के लिए बहुत बेताब रहते हैं
कि कब से सर से पूछे कैसे न कैसे करके। आपके मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी है बट वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, आप कंटेंट नहीं डालते। तो मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मुझे किसी ने बताया था आपके बारे में, तो मैंने पूरा मतलब आपका वेबसाइट देखी थी, आपका यूट्यूब चैनल देखा था। तब से मैं सोच रही थी एक बार मेरी सर से कभी बात हो ना तो मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगी ब्लॉग से रिलेटेड, और वो आज पॉसिबल हो गया बिकॉज ऑफ आपकी उड़ान पेज। और मतलब जैसा कि हमारी फैमिली थी और जब मैंने ये जो मिशन चालू करा था कि इंस्पायर करना है लोगों को, सो मुझे आपसे भी मिलना था। तो ब्लॉगिंग भी बहुत सारे लोग हमारे करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कैसे करना है। सो आपसे अच्छा कोई उन्हें इंस्पायर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपको हमारी गेस्ट के रूप में बुलाया था। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, इतना कीमती टाइम, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका इतना सारा काम है, वर्क है। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much to you for inviting me and thank you everyone for listening. I hope आपको काफ़ी वैल्यू मिला हो and most important best of luck. थैंक यू सो मच सर। एंड आपकी सारी विशेष पूरी हो, जैसे आपका बर्निंग डिज़ायर है जो आपने बताया वो जरूर पूरा हो सर, आई विश। बिल्कुल बिल्कुल and best of luck for your blog and your career. थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके।